जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आपसे मैंने पूछा था कि अगला क्लास किस चीज़ का लिया जाए, तो अधिकतर लोगों ने जवाब दिया कि क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करवाया जाए। तो आज से ना क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस करवाने का प्रयास और एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं जो सीधा आपके जहन में ही उतर जाए और तैयारी इस तरह से हो ना कि मतलब समझ रहे हैं ना, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, आपका जो पोटेंशियल लेवल है वो बढ़ जाए, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाए, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाए। तो एक यूनिक वे में आपके जहन में उतारने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और दोस्त, जैसे प्यार आप बना करके रखे हैं इस चैनल पर अपने इस भाई से, मैं उम्मीद करूंगा और आशा भी यही आपसे रखूंगा कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें और जब तक संभव होगा दोस्त तब तक फ्री में क्लास देते रहेंगे टिल द एग्जाम तक आपका क्लास चलता ही रहेगा कंटिन्यू, ये प्रयास हमारा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इतना मेरे लिए दोस्त कर दे, क्योंकि इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और एक बेहतर तरीके से और एक ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी के साथ आप तक पहुंचते हैं। तो बस इतना काम आप मेरे लिए करते रहें, आपके लिए तो हम पिछले कई महीनों से कर ही रहे हैं और चारों ऑप्शन का हम डिस्कशन करते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और कौन सही है दायां बायां करके निकल गए, नहीं, आप हमारा सारा वीडियो देख सकते हैं कि क्यों गलत है, क्योंकि गलतियों की संख्या 75% होती है और सही की संख्या मात्र 25%। तो 75% से तो पहले जूझना पड़ेगा ना कि है क्या, कि किन कारण से गलती हुई, वो चीज़ों को समझना पड़ता है दोस्त, तब जाकर के 30 में 30 नंबर आता है किसी भी पेपर में। चाहे पेपर, चूंकि पेपर 1 की मैं चलो बात मैं कर लेता हूँ बाल विकास की, चाहे पेपर 2 में 30 नंबर का भी बाल विकास आता है, तो 30 में 30 तब आएगा दोस्त, रट करके 30 में 30 नहीं ला सकते हैं। एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप नहीं ला सकते हैं। चीज़ों को समझिए, उसके धारणाओं को, अवधारणाओं को, उनके कंसेप्ट को जानिए, तो बस वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है दोस्त, एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। एक सुबह में 7:30 से लेकर के 10 बजे तक और दूसरी क्लास शाम को 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं, सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा में एकदम चल रही है। तो सिंगल अटेम्प्ट में आप चाहते हैं, एक ही बार में गारंटेड रिजल्ट चाहते हैं, तो आइए सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा, जो कि यहाँ पॉसिबल है। और पिछले बार भी मैंने ये सिद्ध किया और कई वर्षों से, लगभग 16-17 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो वो अनुभव है, उस अनुभव से आप तक पहुंचता हूं, आपके दिलों तक पहुंचता हूं, जिससे हमारा रिजल्ट पिछले बार भी 94% आया था, उससे पिछले बार भी तो उससे भी ज़्यादा आया था। तो वही एक बेहतर प्रयास करते हैं दोस्त देने का, आपके जहन में उतारने का, और आपका प्यार भी मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन डिस्कशन सेट प्रैक्टिस, सब कुछ समझा देंगे दोस्त, जहन में उतार देंगे, बस आप बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम क्वेश्चन का। चलिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बाल विकास का है दोस्त। आज बाल विकास का डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 का 31 जनवरी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, अभी उसका डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं, फिर बच जाएगा, फिर अगले क्लास में करेंगे और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सीधा जहन में उतार देंगे और देखिएगा 30 में 30 आएगा। बस रेगुलर वीडियो देखते रहिए दोस्त, अपना प्यार ऐसे ही चैनल पर बनाए रखिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप देखते रहिए। क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है
और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन क्या है ना, पहले इसको समझते हैं फिर ऑप्शन पर जाएंगे। पहले चीजों को तो समझना पड़ेगा ना दोस्त, तो पहले चीज को समझते हैं। तो एगो लड़का है रोहनमा, समझ एक रोहन नाम का एगो लड़का है, मुकेशवा रहता तो बहुत मजा आता, कसम से बहुत मजा आता। चलो रोहनवे से आज मजा लेते हैं। तो रोहनवा है, समझ गए, क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है, माना क्रिकेट खेल रहा है, चोट लग गया, उसको चोट लग गया तो रोने लगा। चोट लगेगी तो रोनेगा, चोट अच्छा खासा लगा तब है ना, रोने लगा है। तो उसके पिताजी देखा और बोलता, रे 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 रोहनमा, ये क्या कर रहे हो, तुम लड़की की तरह कर रहे हो, लड़कियां रोती है तो ऐसे रहोगे, इस तरह से रोया जाता है क्या? ये तो लड़कियों को रोने का स्टाइल है। नहीं नहीं देखिए, गलत बात है, रो मत मुकेशवा, रो मत, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, बिहेव मत करो, ये लड़कियों को शोभा देता है, लड़कों को नहीं। तो होता है कि पिता का यह कथन किसको बता रहा है? भैया समझ गए होंगे ना, बताते हैं, सुनिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तब मजा आएगा। सुनिए, पहला ऑप्शन है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता, तो पहले समझना पड़ेगा ना कि रूढ़िवादिता होता क्या है दोस्त, ये होता क्या है। तो सुनिए, बताते हैं बातें क्या होती है। और ऐसी बातें जो वास्तविकता से काफी दूर हो, समझ में ना, मतलब सही बात नहीं हो, पिछले कई वर्षों से मानते आ रहे हैं, हम भी उसी को मान रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, बिना कोई लॉजिक लगाए हुए, बिना कोई तर्क लगाए हुए, फालतू आप पुरानी बातें, आप बेकार की बातों को मानते चले आना, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, गलत है ये बातें, उस बात को मानना ही रूढ़िगत बातें कहलाती है। तो इस बात को दर्शा रहा है। लैंगिक मतलब लड़का लड़की में भेद करना, लैंगिक मतलब होता है पुरुष या स्त्री, तो उसमें रूढ़िवादिता की बात की गई है। तो बात सही है कि वैसे भी हम लोग जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों को वरीयता दिया जाता है, लेकिन ये सही है, ये सही नहीं है। वरीयता समान दिया जाना चाहिए, प्रायोरिटी इक्वल होना चाहिए। लड़कियों का भी उतना ही हक है, लड़कों का भी उतना ही हक है। लड़कियां सब कुछ कर लेती है, आज के दिन में परिचय का मोहताज कोई लड़की थोड़ी ना रही है। देख लीजिए कल्पना चावला को, ये सब पीटी उषा को, ये सब परिचय का मोहताज अब रहा है कि सानिया मिर्जा को, भैया ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अर्थात ये बोल दें कि लड़कियां किसी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं होती है और लड़कियां भी पढ़ने में बेहतर होती है। तो पहला कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? एकदम दर्शाता है। तो पहला को रख लिए डॉट में। अब बोले सर टिक लगा दे, नहीं टिक लगाएंगे दोस्त, नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा अभी नहीं पढ़े हैं। जब दूसरा तीसरा चौथा पढ़ेंगे लगेगा कि वो अच्छा नहीं है, तब पहला को सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए पहला को डॉट में रखा। दूसरा पढ़ते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। ये चुनौती दे रहा है क्या? चुनौती नहीं दे रहा है दोस्त, ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है। अतः दूसरा ऑप्शन है ना, निहायत गलत ऑप्शन है, इसे बाहर करें। तीसरा, लैंगिक भेदभाव को कम करता है दोस्त, ये कम कर रहा है, ये तो बढ़ा रहा है कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ये लड़कियां रोती है, रोहनमा तुम मत रो। इस सरासर समझ में आ रहा है। तीसरा जो है ना बहुत बेकार और घटिया आंसर है, इसको बाहर कीजिए। चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। भैया कहां समानता की बात की गई है? इसमें तो लड़कियों को दिखाया गया है कि जो रोती है, लड़के नहीं रोते हैं। समानता की, इस बोलता है इक्वलिटी की बात की गई है। नहीं, इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, समानता की बात नहीं की गई है दोस्त, और समानता की बात की गई है। समझ में आ रहा है? बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है दोस्त, यहां पे नहीं दिया गया है। अतः चौथा भी निहायत गलत ऑप्शन है, इसे बाहर करे। तो बच कौन गया? पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन आंसर पहला ऑप्शन होगा दोस्त, पहला ऑप्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप देखते चलिए, डिस्प्ले पे आप देखते चलिए। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या। तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, एक आइडिया देते हैं दोस्त। प्रगतिशील शिक्षा जानते हैं क्या होता है? ऐसी कक्षा, मतलब कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक को समाज का व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि है क्या दोस्त,
सुनिए सुनिए बताते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में ना बालक का स्थान ऊंचा रखा गया है, बालक को ही केंद्र बिंदु माना गया है। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक के दर्जा को भी उठाया गया है। हालांकि बालक के दर्जा को कम नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षक के दर्जा को, प्रायोरिटी को उठाया गया है। और शिक्षक समाज का व्यक्ति होना चाहिए, बच्चों में सामाजिकता का गुण जाना चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में बात हो रही है कि कक्षा में किस तरह का होना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं तो बेहतरीन समझ में आएगा। पहला है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ए देखिए, पूरे ऑप्शन का केंद्र बिंदु क्या माना है? पाठ्यक्रम माना है दोस्त, सिलेबस माना है, वो भी अटल तरीके से, फिक्स, चेंज नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा अटल। समझ में आ गया ना? तो पाठ्यक्रम को यहां पर महत्व दिया गया है। अतः सुन लीजिए दोस्त, किसी भी ऑप्शन में पाठ्यक्रम को महत्व दे, समझ में आ रहा है ना? पिता को महत्व दे, शिक्षक को महत्व दे और बच्चों को महत्व न दे, वह आंसर कभी भी न ले दोस्त। हाँ, नेगेटिव पूछेगा, नकारात्मक क्वेश्चन रहेगा तब लेंगे, लेकिन मैं सकारात्मक पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ऐसे ऑप्शन को कभी भी न ले। अतः पहला ऑप्शन में पाठ्यक्रम को केंद्र माना गया है, बच्चे की कोई चर्चा नहीं की गई है। अतः पहला ऑप्शन जो है ना, निहायत गलत है, इसे बाहर करें। दूसरा, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बोला यहां पर देखिए, विद्यार्थी की बात की गई है, लेकिन प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन दोस्त। ये 1 to 5 का क्वेश्चन है। कंपटीशन की भावना नहीं रहती है दोस्त, नहीं रहनी चाहिए। एक शिक्षक में कंपटीशन की भावना नहीं रहनी चाहिए। कभी भी कोई चीज कंपटीशन के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, सीखने के उद्देश्य से होना चाहिए, जिंदगी बेहतर करने के उद्देश्य से होना चाहिए। अतः कंपटीशन दे देने के कारण यह भी ऑप्शन जो है ना, निहायत गलत हो गया, इसे भी बाहर कीजिए। चलिए तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। सुनिए क्या बोला है, ज्ञान की संरचना की बात हो रही है, निर्माण की बात हो रही है, क्रिएशन की बात है, नॉलेज क्रिएशन की बात हो रही है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा, अर्थों को जानेगा, अच्छी तरीके से समझेगा। इसके लिए प्रचुर मौके दिया जाए, खूब मौका दीजिए। किसको? अरे किसको भैया, किसको? अरे मुकेशवा को। मुकेशवा बालक है ना, बच्चा है ना, तो मुकेशवा को केंद्र बिंदु माना है ना, बालक को केंद्र बिंदु माना है ना, ज्ञान की संरचना की बात की गई है ना, तो इससे खूबसूरत और बातें क्या होगी? यही तो उद्देश्य होता है प्रगतिशील शिक्षा का दोस्त, यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि बच्चा ज्ञान की संरचना करे, उस ज्ञान को समाज में लाए, समाज को बेहतर बनाएंगे। समाज जब बेहतर बनेगा तबे ना भाई देश बेहतर होगा। तो यहाँ पर समाज की बात होती है, समझ में आ रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में। और यहां पर बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करे। अतः तीसरा ऑप्शन दोस्त सुपर से भी ऊपर है, ऊपर वाला दूगों के तुलना में सुपर से भी ऊपर। अतः तीसरा को डॉट में रखिए। चलिए बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। सुनिए सुनिए, अकादमिक अंकों के आधार पर, समझ रहे, एकेडमी में जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ के आया है, कितना नंबर है, कितना मार्क्स लाए हो, उस मार्क्स के आधार पर उसको क्लास में भेजा जाए। ऐसा होता है, ऐसा होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये निहायत गलत बात है दोस्त, निहायत गलत बात है। और RTE 2009 का क्या कहना है जानते हैं? उनका कहना है कि जिस उम्र का बच्चा है ना, उसको उसी कक्षा में दाखिला दे, कोई परीक्षा न ले, परीक्षा न ले बच्चों से। भाई बच्चा है अभी, परीक्षा तो समझ में आ रहा क्या बोले? अतः परीक्षा लेकर के बच्चों का एडमिशन लेना, मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेना निहायत गलत है दोस्त, निहायत गलत है, इसे बाहर कीजिए। अतः इस क्वेश्चन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए दोस्त, बेहतरीन आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप बोर्ड पर, आप स्क्रीन पर फोटो देखते चले। चलिए अगली बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन तो समझ लें।
एगो गतिविधि है, कोई भी एक्टिविटी है, कोनो खेल कूल कुछ हो सकता है दोस्त, कोई भी गतिविधि है, गतिविधि क्लास में होनी चाहिए। इससे बच्चे में उत्साह जगता है, जिज्ञासा बढ़ता है, लालसा बढ़ती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है, तो बच्चा को जहन में सीधा उतरता है। अतः गतिविधि विद्यालय की खासियत है, इसे होना चाहिए, रखना चाहिए विद्यालय में। तो वही बात हो रही है कि गतिविधि के दौरान एक छात्र जो है ना, मुकस्बा जो है ना, संघर्ष कर रहा है। तो क्या चीज से संघर्ष कर रहा है? लड़ाई वाला नहीं दोस्त, सीखने में, अधिगम करने में संघर्ष कर रहा है। अर्थात बच्चा सीखने का, समझ ना, एक सार्थक प्रयास कर रहा है। तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत देती है, इशारा देती है, क्या, एक क्यों, एक कैसे, इस तरह का फैसला लेती है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ, इस तरह की बातें करती है। अर्थात कहां दिक्कत हो रहा है, किस तरह की बात हो रही है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम जानने का प्रयास कर रही है एक शिक्षिका। अब समझ में आया? तो बोलता है बैगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका क्या कर रही है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या उसी को निष्प्रेरित करेगी। निष्प्रेरित में डिमोटिवेट, बच्चों को अधिगम के लिए डिमोटिवेट कर रही है, नहीं डिमोटिवेट कर रही है, वो जानने का प्रयास करे, क्यों, कैसे, क्या, आखिर कहां प्रॉब्लम है, ये जानने का वो प्रयास कर रही है दोस्त। अब पहला ऑप्शन बोला कि नहीं, डिमोटिवेट कर रही है, तो ये निहायत गलत ऑप्शन है दोस्त, निहायत गलत ऑप्शन है, इसे बाहर करें। दूसरा, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। सुनिए, वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो पार और ढांचा जहां दिखे, इसी को स्कॉप होल्डिंग बोलते हैं, इसी को पार वाधना बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब जहां दिखे ना वाइगोत्स्की वाला में ठहर जाएं, यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या है और क्यों बेहतर है वो बताएंगे दोस्त, चूंकि यही तो मेन पढ़ाई होती है। तो बोल रहा है कि अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो पहले समझिए पार क्या होता है, ढांचा, स्कोप होल्डिंग क्या होता है, और ये वीडियो में पढ़ाए हैं और यूनिक वे में पढ़ाए हैं दोस्त, यूनिक वे में। आप देख सकते हैं किस तरह से मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करके स्कोप होल्डिंग को पढ़ाएं। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैथमेटिक्स के टर्म में भी पढ़ाए हैं स्कोप होल्डिंग को, और तुरंत जहन में भी उतार देंगे। एक बार देख सकते हैं, फिर भी समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सब बता देते हैं, यही तो तरीका है मेरा, जो जहां आएगा वहां भी बताएंगे, चाहे पहले बताए हैं और चाहे न बताएं, फर्क न पड़ता है। तो पहले समझिए पार क्या होता है। सुनिए, अगर कोई बच्चा कोनो काम कर रहा है, अरे मुकस्बा कोनो काम कर रहा है, 0 लेवल से स्टार्ट किया, मान के चलो 70% तक खुद से काम किया, और 70% पे अटक गया, मुकस्बा फंस गया, अब ऐसे ऐसे मुंह देख रहा है कि अब कैसे बनाएंगे। तो वहीं पर ही जो अध्यापिका है ना, अध्यापिका शिक्षिका, ये गई, बोलते रे मुकस्बा इसको ऐसे करो ना, और जैसे ही वो इशारा दी कि ऐसे करो, मुकस्बा को ये बात तुरंत समझ में आ गया, मुकस्बा फट से बना लिया। तो कहां पर सहारे की जरूरत पड़ी? 70% पर। तो दोस्त, जहां पर सहारे की जरूरत पड़ती है, वो सहारा, उस सहारे से लेकर के जहां तक वो काम किया है, वही काम स्कोप होल्डिंग कहलाता है, पार ढांचा कहलाता है। अर्थात स्कोप होल्डिंग कुछ नहीं, बस एक टेम्परेरी सहायता है, अस्थायी सहायता है, जो कार्य करने के दर को इंप्रूव करता है, अधिगम को इंप्रूव करता है दोस्त। तो ये काम कर रही है ना शिक्षिका, कर रही है, एकदम कर रही है। अतः ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, एकदम सही बात है दोस्त, वाइगोत्स्की के टर्म में एकदम सही बात है। चलिए डॉट में रखते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। छात्रों को प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। निकास समझ रहे हैं, विथड्रॉल बोलते हैं, बाहर निकालना। क्या निकालना? यहां पर क्या बाहर निकालेगा, किस तरह से? डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर कोई खेल खेल रहा है तो गतिविधि से बाहर हो जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, नहीं खेलेगा। समझ में आ रहा है ना, संघर्ष नहीं कर पाया, नहीं खेलेंगे। तो सही बात है भैया, संघर्ष ही जीवन है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। जैसे जैसे आप बच्चा आगे बढ़ेगा, संघर्ष का लेवल भी बढ़ता जाएगा दोस्त, लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ता है। अगर हमें चाहिए बड़ा पोस्ट, बेहतर क्वालिटी की नौकरी चाहिए, या लाइफ चाहते हैं कि बेहतर बनाएं, तो बेहतर देना पड़ता है। दो पहले इनपुट बेहतर लगाइए,
आउटपुट तब बेहतर आएगा। बिना बेहतर इनपुट का आउटपुट नहीं आता है। ये बोलता है कि निकास प्रवृत्तियां पैदा करके विड्रॉल कर लेगा, बच्चा भाग जाएगा, संघर्ष कर रहा हार जाएगा, तो हार जाएगा तो ये सही चीज है नहीं। शिक्षक का काम है, शिक्षिका का काम है कि अगर बच्चा हार रहा है तो कोई बात नहीं दोस्त, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, लेकिन संघर्ष करना सिखाएं, उसे सिखाएं कि जिंदगी को बेहतर बनाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा दोस्त, संघर्ष करना पड़ेगा। ये बोला बाहर करें, अतः यह ऑप्शन निहायत गलत है, इसे बाहर करें। बात करते हैं चौथा, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। भैया अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी नहीं, ये अर्थहीन नहीं होगी, ये मीनिंग मेकिंग होगी, समझा ना, ये अर्थपूर्ण बातें होंगी। ये बोला नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर काहे पार ढांचा की बात किया वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की ने। अतः यह चौथा ऑप्शन जो है ना निहायत गलत है दोस्त। तो इसलिए इस ऑप्शन का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत इकलौता आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी दोस्त, करेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण की बात हो रही है और दिए गए ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा सही है दोस्त, हमें सही चुनना है। तो सुनिए समाजीकरण के बारे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तब समझ में आएगा। पहला है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो सुनिए पहले प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। दोस्त प्राथमिक समाजीकरण वो समाजीकरण होता है जिसके बिना एक बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। व्यवहार का आना, सद्गुण का आना, अच्छे चीजों का आना, ये सब यही सब समाजीकरण तो है, यही सब समाजीकरण है। अच्छी आदतों का निर्माण करना सब समाजीकरण है। समाज में रह करके समाज के नैतिक मूल्यों को समझना ही समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। इसके एग्जाम प्राथमिक तो दो तरह की एजेंसियां होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राथमिक एजेंसियां और द्वितीयक एजेंसियां। द्वितीयक को गौण भी बोला जाता है। गौण इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राथमिक अगर है ना तो द्वितीयक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना काम चल जाएगा। जैसे समझिए गांव में मुखिया है, उप मुखिया है। जब मुखिया है ये है तो उप मुखिया के सिग्नेचर का कोई महत्व है? कोनो महत्व नहीं है। वो कब महत्व होगा? जब मुखिया नहीं रहेगा तब। तो जब मुखिया है तो उप मुखिया की जरूरत नहीं है, तो वही पहचाना है कि कौन मुखिया है कौन उप मुखिया है। तो मुखिया मतलब प्राथमिक एजेंसी कौन कौन सा है सुनिए। प्राथमिक एजेंसी में माता पिता है, परिवार है, समाज है, मित्र है दोस्त, ये सब प्राथमिक एजेंसी है। इसके अलावा जो बच जाता है ना सब सेकेंडरी है। विद्यालय सेकेंडरी में आता है। अरे 6 वर्ष के बाद में बच्चा विद्यालय जाता है, 6 वर्ष से पहले तो बच्चा में समाजीकरण बहुत हद तक बहुत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, एकदम सही बात है। फिर आगे है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, 100% सही बात है। अतः इस ऑप्शन का जो पहला ऑप्शन है ना एकदम सही आंसर है दोस्त, सही आंसर है। लेकिन हम दूसरा भी बताते हैं सुनिए। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, गलत। आगे और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। समकक्षी मतलब कि अपने कक्षा में पढ़ने वाला दोस्त, मुकेशवा का दोस्त रमेशवा, ये द्वितीय कारक है। नहीं दोस्त, यह प्राइमरी है, प्रथम है। अतः दूसरा ऑप्शन निहायत गलत है, बाहर करें। तीसरा समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं, हाँ यह बात सही है। आगे परिवार समाजीकरण के द्वितीय कारक है, नहीं गलत बात, प्राइमरी है। अतः ऑप्शन एको को गलत मिला तो गलत ही होगा। अतः ऑप्शन तीसरा भी गलत है। चौथा परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। दोस्त परिवार प्राथमिक कारक है, जनसंचार मतलब क्या? मीडिया, ये वाला मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, समाचार, ये सब जनसंचार जो एक दूसरे को भेजते हैं डिजिटल के माध्यम से, कोई भी न्यूज़, वो सब जिससे सीखते हैं और द्वितीयक में आता है दोस्त। मोबाइल फोन, टेलीविजन, ये सब द्वितीयक में आता है। और ये बोल रहा है कौन? परिवारों प्राथमिक है, जो कि गलत है। हाँ जनसंचार द्वितीयक है, ये सही है, तो आधा गलत है आधा सही है, अर्थात गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अतः इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन और इकलौता आंसर सही है ऑप्शन नंबर पहला, कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है। दोस्त चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पर देखते चले क्वेश्चन दोस्त, देखते चले। अब बोले ना सब सिखा देंगे दोस्त, सब सिखा देंगे, बस आखिरी तक बने रहिए दोस्त, आखिरी तक। और चैनल पर पहली बार है दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्त, फिर हम में भी एनर्जी बढ़ती है, आप तक तो पहुँचते हैं दोस्त।
अभी वीडियो अच्छा लगे ना, एक सुनिए ना, दोस्तों को भी भेजिएगा, दोस्तों को भेजिए, फैलाइए वीडियो को, सबको पहुंचाइए। जहन में और वो सब्जेक्ट लेकर सब सब्जेक्ट लेकर के आएंगे इस चैनल पर, देखिएगा सब सिखा देंगे। सुनिए अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत सुनिए, ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है जो 9 गो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, 9 गो दिया है दोस्त। तो किस पर जोर देता है, किस पर फोकस करता है, वो पूछ रहा है। तो पहला, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। आईक्यू की बात हो रही है, वो बोला मापा जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा, उन्हें स्पेशल परीक्षण किया जाता है उसी के द्वारा दोस्त, बहुत तरीके से मापा जाता है। अतः पहला ऑप्शन निहायत गलत है, इसे बाहर करें। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती। आयाम मतलब डायमेंशन हुआ कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो समझिए कि बुद्धि कहने का मतलब बोल रहा है कि ये वन डायमेंशनल है, एक ही दिशा में है, एक ही तरह की बुद्धि होती है जो बाकी सभी बुद्धि को वही बुद्धि कंट्रोल करती है। ये सही बात है, ये बकलोल बात है। एक ही बुद्धि से सब बुद्धि काम चला लीजिएगा। कोई अगर पढ़ने में बहुत तेज है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वह दौड़ने में भी तेज होगा? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने में क्रिकेट का भगवान माना जाता है, तो क्या वह मोहम्मद रफ़ी जैसा बेहतरीन गाना भी गा सकता है? नहीं गा सकता है दोस्त, नहीं गा सकता है। अतः ये भी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह आंसर क्या है? निर्धारित करना, फिक्सेशन करना, गलत बात है दोस्त, गलत बात है। अतः इसे ऑप्शन से बाहर करें। चलिए बात करते हैं तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, मल्टीपल सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही, तो हाँ है ना। अरे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 9 गो है, 9 गो सिद्धांत बताया है। आप पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में दोस्त, पढ़ाते हैं, आइए ना ऑफलाइन में, सीधा जहन में उतार देंगे। बोला कि विभिन्न दशाएं, हाँ है, मल्टीपल डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। एक ही तरह एक ही आदमी, समझ में, एक ही आदमी विभिन्न तरह का बुद्धियों का प्रयोग करके चीजों को सीखता है, जानता है। तो ये सही बात है दोस्त, एकदम सही बात है, लॉक लगाया जाए इस ऑप्शन पे। चौथा पढ़ते हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? तो फिर ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता क्या है? भाई सोच भी अलग होगी तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगी, कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग होगा तो भी व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, रंग में परिवर्तन होगा तो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी। भैया दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं दोस्त, हैं। अतः चौथा आंसर निहायत गलत है दोस्त, निहायत गलत है। इसे ऑप्शन से बाहर करें दोस्त, ऑप्शन से बाहर करें। तो बच कौन गया? इस ऑप्शन का इकलौता आंसर और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो चलिए दोस्त, आज का क्वेश्चन करा दिया मैंने। डेली लेकर के आपके पास क्वेश्चन आएंगे और यूं ही जहन में उतार देंगे। बस अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। और चाहते हैं सिंगल अटेम्प्ट में 2022 में सरकारी शिक्षक बनना, तो आपके उन सपनों को हौसला और पंख देने का दोनों काम करती है सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा दोस्त। तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में सीधा जहन में उतार देंगे और क्वालिटी तो ऐसे बढ़ा देंगे, मास्टर बना देंगे। हम कभी सीटेट पास की बात नहीं करते हैं, बेहतर क्वालिटी की बात करते हैं। एक बार क्वालिटी बेहतर बना लीजिए ना दोस्त, रिजल्ट तो हमारे क्लास में चलते फिरते आता है। सच बता रहे हैं, 99 या 100 नंबर है, 105 नंबर तक ना, ये चलते फिरते हमारे क्लास में रिजल्ट आता है। और दिया है कई बार, तब इस खुले मन से इस चैनल पर बोल रहा हूं दोस्त, तब बोल रहा हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्त कल शाम के 7 बजे इसी चैनल पर एक नए एनर्जी, नए जोश और एक नए खरोश के साथ दोस्त। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।